हेलो, वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। टेट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट 2018 का सीटेट 2018 का पेपर 1, जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लिया है, भाषा 1 के रूप में जिन्होंने संस्कृत को चूज किया है, उनके लिए ये पेपर रहेगा। तो संस्कृत वाले, संस्कृत जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड के रूप में लिया, क्या वो लोग नहीं पढ़े? तो वो लोग भी अवश्य पढ़े। जिन्होंने संस्कृत लिया है, लैंग्वेज फर्स्ट ली, वो भी पढ़े। जिन्होंने वर्ग 2 के लिए या लेवल 2 के लिए, पेपर 2 के लिए संस्कृत को चूज किया है, या टीजीटी के टीचर हैं जो संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग भी इसको अवश्य पढ़े। यहाँ लिखा है, देखिए कि भाग 4 है ये, और भाषा 1 के रूप में जिन्होंने संस्कृत ली है वे 91 से 120 तक करेंगे। और भाग 5 जहां भाषा 2 है, भाषा 2 के रूप में जिन्होंने संस्कृत ली है वे 121 से 150 करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जिन्होंने भाषा 2 के रूप में संस्कृत ली है उनके लिए 2018 का जो ये पेपर है सीटेट का, 121 से 150 तक का, प्रश्न संख्या 121 से 150 तक मैंने सॉल्व करवाया है। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन में, या आप मेरे YouTube चैनल पे भी मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं कि सीटेट 2018 पेपर 1 लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत बाय विजेंद्र सर, तो आपको ये मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर खंगालेंगे तो मिल जाएगा। आइए, अब जिन्होंने पेपर 1 में लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में संस्कृत लिया था उनके लिए सॉल्यूशन, और जो लोग आगे लेंगे संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, और जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं लैंग्वेज सेकंड में या लैंग्वेज फर्स्ट में, या टीजीटी के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं, या एमपीटेट वर्ग 2 में संस्कृत पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो खास हो जाता है। एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हिंदी अनुवाद वगैरह करेंगे। जहां मुझे नहीं आता है मैंने वहां बकायदा अर्थ लिखे हैं। संस्कृत भाषा क्योंकि क्लिष्ट भाषा है, थोड़ी जटिल भाषा है। आइए 91 से शुरू करते हैं। सीटेट 2018 पेपर 1 संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज वाला पेपर है ये, वो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। आइए करते हैं 91 से। पहले सूचना हम जरूर पढ़ेंगे। लिखा है, अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रश्न संख्या 91 से 105 विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततमं उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 91 से 105 के बीच में 105 तक विकल्प वाले दिए हैं, विकल्प वाले क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से उचित उत्तर चुनकर आपको लिखना है या चूज करना है। तो पहले 91 नंबर का प्रश्न आएगा, जूम कर लेते हैं, इतना जूम ठीक रहेगा, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। 91 नंबर का प्रश्न है, यदा छात्राः विराम आदि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम शिक्षिताः भवन्ति तदा ते। यदा छात्रा, जब छात्र विराम आदि चिन्ह के विषय, विराम चिन्ह या अन्य चिन्हों के विषय में कौशल वर्धन करते हैं, उनका कुशलता बढ़ती है। विराम आदि चिन्ह कौन से? तो विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इन सब चिन्हों के विषय में उनका कौशल बढ़ता है तो शिक्षिता भवंती, उनको शिक्षित करते हैं। तदा वे होते हैं, तब वे होते स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यति, अपने स्वस्य मतलब स्वयं के अधिगम कौशल को सुदृढ़ करते हैं। शिक्षिता भवंती, जब शिक्षित होते हैं तब वे क्या करते हैं? तो अपने अधिगम कौशल को सुदृढ़ करते हैं, कि अधिगम कौशल को सुदृढ़ करते हैं, अच्छा करते हैं अधिगम कौशल को।
की लेखन शुद्धता प्राप्स्यन्ति, लेखन शुद्धता में लेखन में शुद्धता उनके प्राप्त होती है, प्राप्स्यन्ति मतलब प्राप्त होती है, या लेखन में शुद्धता अधिक होती है, अधिक आ जाती है। या संभाषण कौशल वर्धयन्ति, बोलने चालने में उनका वर्धन होता है विराम आदि चिन्हों से, अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब लिखने से। स्वस्य सृजनात्मकता वर्धापयिष्यन्ति, उन स्वयं की सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, वर्धापयिष्यन्ति मतलब बढ़ती है, तो स्वयं की सृजनात्मकता बढ़ती है। तो देखिए यहाँ लिखा है विराम आदि चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह से कैसे आप क्या समझते हैं विराम चिन्ह से? तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? तो विराम चिन्ह या वे चिन्ह जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम लगाया बच्चे ने, कोई वाक्य लिखा, अल्प विराम लगाया बीच में और फिर पूर्ण विराम लगाया, जैसे रोको, मत जाने दो। अब इसमें उसने अल्प विराम यहाँ लगाया, पूर्ण विराम यहाँ लगाया। रोको, तो इसका क्या मतलब है? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और अगर उसने अल्प विराम यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया, रोको मत जाने दो, तो इस बारे में अगर उसको, बच्चे को आत्मज्ञान हो गया है या उसके कौशल में वर्धन हो गया है, तो वो इससे आपको क्या मिल रहा है, क्या साबित हो रहा है इससे? कि वो लिखने में कुशलता हो रही है कि अधिगम कौशल में कुशलता हो रही है? बाकी सब भी ऑप्शन सही हैं, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? तो ज्यादा सही है कि लेखन शुद्धता प्राप्त हो रही है उसको। अल्प विराम कहाँ लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाना है, इसके बारे में बच्चे को पता होगा तो उसकी लेखन शुद्धता में वृद्धि होगी, लेखन शुद्धता प्राप्त करेगा वो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर का बड़ा प्रश्न है, देखिए इधर दिखेगा आपको। भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य अर्थ कंस्ट्रक्टिविज्म अर्थ भवति। भाषा शिक्षण की कक्षा में, किसकी शिक्षण की कक्षा में? जहां भाषा सिखाई जा रही है, तो भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ भवति मतलब होता है। भाषा शिक्षण की कक्षा में कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ क्या होगा, देखते हैं। पहला है छात्राः विविध असमान दृष्टांत डिसिमिलर सैंपल्स पठित्वा सुदृढ़ं समाधानं स्वयं प्राप्नुवन्ति। छात्र मतलब बच्चे विविध असमान दृष्टांत, अलग अलग डिसिमिलरी के सैंपल्स को पढ़कर, अलग अलग दृष्टांत वाले सैंपल्स को पढ़कर, अलग अलग साहित्य को पढ़कर, अलग अलग किताबों को पढ़कर, या अलग अलग संभावनाओं को, जो अलग अलग उनके पास मटेरियल उपलब्ध है, डिसिमिलर मटेरियल उपलब्ध है, डिसिमिलर जो समान सैंपल नहीं है, जो समान पुस्तकें नहीं है, अलग अलग पुस्तकें हैं, उनको पढ़कर सुदृढ़ समाधान स्वयं प्राप्नुवन्ति। सुदृढ़ कोई समाधान सुदृढ़ प्राप्त करके स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। रचनावाद में, भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पहला वाला सही है क्या? दूसरा देखते हैं, छात्राः केनचित् अध्यापकेन सहकृताः भवन्ति विभिन्न माध्यमानां मीडियम सहायन, देखिए सहायन लिखा है, सहायन होता है यहाँ, स्वकीयम सिद्धांतम व्यवस्थापयन्ति। छात्र कुछ अध्यापक की कुछ मदद से, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न मीडियम की सहायता से स्वयं के सिद्धांत व्यवस्थापयन्ति, स्वयं के सिद्धांत व्यवस्थापित करते हैं। मतलब बच्चे थोड़ा सी स्केप फोल्डिंग लेते हैं, टीचर्स की मदद लेते हैं, थोड़ी सी मदद अगर टीचर करे तो वो स्वयं के सिद्धांत बना लेंगे बच्चे। ठीक, दूसरा छात्रः प्रपंच विषय, छात्रः प्रपंच विषय मतलब दिए गए विषय में, प्रपंच विषय मतलब दिए गए विषय में जो पढ़ाया जा रहा है या जिसके बारे में उनको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, स्वकीय अध्ययन, स्वयं के अध्ययन से, ज्ञानश्च वस्तुनां प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा, ज्ञान
ज्ञानश्च मतलब ज्ञान के द्वारा, वस्तुओं के प्रतिबिंब द्वारा, अनुभव द्वारा, भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। भाषा शिक्षण की कक्षा में क्या कुशलता लानी होगी? तो भाषा कौशल में। किसमें? भाषा कौशल में। और कैसे? तो कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या अर्थ है? तो बच्चा स्वयं के अनुभव द्वारा अपना ज्ञान सृजन करे। तो अनुभव द्वारा और भाषा कौशल। भाषा शिक्षण की कक्षा में क्या, भाषा शिक्षण की कक्षा में आप क्या चाहेंगे कि बच्चा क्या करे? तो भाषा सीखे, भाषा में कुशल हो। किसके द्वारा? तो स्वयं के अनुभव द्वारा। ज्ञानश्च वस्तुनाम प्रतिबिंबिन, वस्तुओं के प्रतिबिंब द्वारा, वस्तुओं को हाथ लगाकर समझकर। ये तीसरा सही लग रहा है। चौथा भी देखते हैं। छात्रा स्वकीयाम अधिगम सामग्री लर्निंग एड स्वयं निर्माण लिखा है, निर्माण होना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्नुवन्ति। छात्र स्वयं की अधिगम सामग्री लर्निंग एड्स स्वयं निर्माण करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें भाषा शिक्षण का क्या रोल है? भाषा का बारे में तो कुछ बताया नहीं गया। एक ही ऑप्शन है, देखिए इसमें भी भाषा के बारे में नहीं बताया गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें जो सबसे ज्यादा उचित है वो है तीसरा नंबर का, कि छात्रा प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययन, स्वयं अध्ययन करते हैं। ज्ञानस्य वस्तुनाम प्रतिबिंबन, वस्तुओं के प्रतिबिंब द्वारा अनुभव प्रदान करते हैं, देख देख के अनुभव प्रदान करते हैं। स्वयं के अनुभव द्वारा अपना भाषा कौशल प्राप्त करते हैं। तो अनुभव द्वारा करते हैं मतलब स्वयं अनुभव लेते हैं, मतलब स्वयं कंस्ट्रक्ट करते हैं, भाषा कौशल का विकास करते हैं। भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति, भाषा कौशल को प्राप्त करते हैं। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का अर्थ ये होगा। फिर अगला तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 93 नंबर का देखेंगे। 93 नंबर का प्रश्न है, आइए देखते हैं। निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूच्यति। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रादेशिक भाषा मतलब प्रदेश की भाषा का विकास, प्रादेशिक भाषा मतलब प्रदेश की जो अपने को भाषा सिखानी है उसके बारे में कुल मिला के बात है, समस्या नहीं है इति सूच्यति। समस्या नहीं है वो हमें बताना है। तो नास्ति जब आ जाए तो हमें बिल्कुल ध्यान से प्रश्न पढ़ना है और उत्तरों विकल्पों को भी सभी ध्यान से पढ़ना है, और स्वयं उत्तर जो लगाएंगे अब हम तो बड़ा सोच समझ कर लगाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रादेशिक भाषा के विकास की समस्या नहीं है वो हमें चूज करना है। तो अस्मिन् विषये जनानां परिचय अभावः, जनों इस विषय में बाकी लोगों का परिचय का अभाव। प्रादेशिक भाषा मतलब वो उसके प्रदेश की भाषा। मान लो कोई अलग स्टेट से आया है और आप मध्य प्रदेश में है, और कोई अलग स्टेट से आया, केरला वगैरह से आया है, कहीं और से, उसकी भाषा अलग होगी, तो उसके बारे में लोगों का परिचय अभाव कम होगा। तो ये तो समस्या है। हमें क्या नहीं ढूंढना है? तो समस्या जो नहीं है वो सुविधा नाम अभाव, सुविधाओं का भी अभाव। बोधन अस्पष्टता, समझने में अस्पष्टता होती है। अनुवाद विषयक समस्या, अनुवाद विषयक समस्या भी होती है। तो 93 नंबर का प्रश्न है, क्या सही हो जाएगा इसका? तो 93 नंबर का प्रश्न है कि अस्मिन विषय जनानाम परिचय अभाव, इस विषय में प्रादेशिक भाषा के विषय में जननाम परिचय अभाव, तो बाहर की भाषा है तो परिचय का अभाव तो होगा ही। सुविधा नाम अभाव, सुविधाओं का अभाव तो ठीक है, ये भी समस्या है। बोध की समझने में अभाव, तो समझने में अस्पष्टता, ये भी। अनुवाद विषयक समस्या, ये भी एक समस्या है। तो क्या समस्या नहीं है? तो इस विषय में लोगों का परिचय का अभाव है। तो क्यों अभाव, परिचय का अभाव क्यों है? क्योंकि प्रादेशिक भाषा दूसरी प्रदेश की भाषा है, तो परिचय का अभाव तो होगा। तो ये कोई समस्या नहीं है, ये तो सबकी समस्या है। तो 93 का पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 नंबर का, दिख रहा होगा आपको, बाकी मैं पढ़ के सुना दूंगा। लिखा है भाषा अर्जन सामर्थ्यम लैंग्वेज एक्विजिशन नाम। भाषा अर्जन सामर्थ्यम लैंग्वेज एक्विजिशन नाम। लैंग्वेज एक्विजिशन है भाषा अर्जन,
लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है भाषा अर्जन। क्या है? भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या है? केवल आवश्यक शब्दावल्य प्रयोग, केवल जो शब्द आ जाए वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होता है। केवल आवश्यक शब्दों का प्रयोग करेंगे आप भाषा अर्जन में? तो बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा है तादृशस्य वातावरण निर्माणम यस्मिन बालका मातृभाषा अध्ययन करो। वैसा वातावरण का निर्माण करे, नहीं तो यस्मिन जहां बालक मातृभाषा का अध्ययन करे। तो मातृभाषा का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है बच्चे को कि अपने आप सीख जाता है? तो ये भी गलत। इसमें यूं बोल रहा है कि ऐसा वातावरण का निर्माण करो कि बच्चे मातृभाषा का अध्ययन कर सके। तो मातृभाषा के अध्ययन की तो बच्चों को आवश्यकता ही नहीं होती, वो तो अर्जन करके आते हैं घर से ही। फिर अगला, व्याकरणस्य विश्लेषण बोधार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति। व्याकरण के विश्लेषण बोधार्थ मतलब समझने की व्यवस्थित एक पद्धति है ये लैंग्वेज एक्विजिशन? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। चौथा, कोई पद्धति नहीं है ये लैंग्वेज एक्विजिशन, कोई पद्धति नहीं है। आप अपने घर पे जब पैदा होते हैं, माता पिता से इंटरेक्शन होता है, आप समय के साथ अपनी भाषा सीख लेते हैं। वहां कोई आपको नियमित पद्धति नहीं सिखाई जाती बचपन से, बच्चे ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं। बोलते बोलते सुनते सुनते आ जाती है, तो उसे ही भाषा अर्जन कहेंगे। मानवगत सहज, देखिए सहज प्रतिभाया, सहज प्रतिभा है ये। कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, सहज प्रक्रिया द्वारा भाषा का अध्ययन कर लेते हैं बच्चे, ये एक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन की एक प्रक्रिया है। अध्ययनार्थम लिखा है यहाँ अर्जन, चलिए ठीक है, चलेगा। मानवगत मतलब मनुष्य के द्वारा सहज प्रतिभा है ये, सहज प्रतिभा के कारण भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, मतलब स्वयं सहज प्रक्रिया के द्वारा बच्चे ये भाषा सीख जाए। जो भाषा सीख जाए वो भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाएगा। और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में नोम चोम्स्की साहब है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि बच्चे जो है जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन की, बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। ऐसा किसने कहा है? तो नोम चोम्स्की मनोवैज्ञानिक ने कहा है। फिर 95 नंबर का प्रश्न देखेंगे। दिख रहा होगा आपको, आइए देखते हैं। बड़े बड़े प्रश्न हैं ये, और ये पेडागोजी संबंधित है, संस्कृत शिक्षा शास्त्र के हैं ये। पहले 91 से जितने भी हम अभी कर रहे हैं, उसके बाद संस्कृत साहित्य से भी आएंगे जिसमें गद्यांश पद्यांश दिए होंगे। तो 95 नंबर का प्रश्न देखेंगे। भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुं शक्नोति। भाषा का अध्यापक जो है इनमें से लेखन कौशल की शिक्षा देगा। कैसे देगा? तो डिक्टेशन से देगा, श्रुत लेखन से देगा, बोलेगा, टीचर बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। कि छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम् आदेश, छात्रों के को स्पष्ट लिखित आदेश, स्पष्टतया लिखितुम् आदेश, छात्रों को लिखित लिखने का आदेश देंगे स्पष्टतया। कि ज्ञानवर्धक विचारणाम ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज सहायन स्वशब्दे मातृभाषायां लिखितुम् उक्त्वा। अब देखो, लेखन कौशल शिक्षण करना है, इनमें से लेखन कौशल शिक्षण करना है। तो लेखन कौशल शिक्षयितुं शक्नोति, लेखन कौशल बच्चों में कैसे बढ़ेगा? जब वह अपनी मातृभाषा में कुछ लिखेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे। बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे, बच्चे आप मेले में गए थे, तो मेले के आपके अनुभव अपने शब्दों में अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो बच्चे लिखेंगे कि हाँ मेले में गए थे, मेले में हमने ये देखा, हमने ये झूला झूला, वो अपने हिसाब से जो भी लिख दे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है लेखन कौशल शिक्षयितुं शक्नोति, लेखन कौशल के बारे में शिक्षा के लिए और शिक्षा के बच्चों को कितना आता है उसके लिए। फिर चौथा है छात्रान लेखादीन पठितुम सूचयित्वा, लेखादीन पठितुम सूचयित्वा, छात्रों को लेखन आदि पढ़ाने के लिए सूचना देंगे। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। सबसे उचित आंसर यही है कि बच्चों को स्वयं के शब्दों में ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा बच्चे स्वयं विचार करके अपने शब्दों में अपनी मातृभाषा में कुछ लिखे। अगला 96 नंबर का प्रश्न देखेंगे।
कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रः क्लिष्टान् प्रश्नानां पृच्छति तदानीं किं क्रियते। कक्षा में पाठ्यमान संदर्भ जो पढ़ाया जा रहा है उसके संदर्भ में छात्र मतलब बच्चे, क्लिष्टान मतलब कठिन प्रश्न, पृच्छति मतलब प्रश्न पूछते हैं, तदानीम तब किम क्रियते क्या करना चाहिए। तो कक्षा में जब आप पढ़ा रहे हैं तो पाठ जो पढ़ा रहे हैं उसके संदर्भ में बच्चे जो हैं वो कठिन प्रश्न पूछते हैं या पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला है तत्क्षणमेव गत्वा सज्जतां कृत्वा शंका समाधानं क्रियते। उसी तत्क्षणमेव मतलब उसी समय में, तत्क्षणमेव मतलब उसी समय जाकर सज्जतां कृत्वा शंका समाधान क्रियते, उसी समय जाकर बच्चों उन बच्चों की जिसने प्रश्न पूछा है समस्या का समाधान हम करेंगे। कि दूसरा तादृशान् सर्वानपि प्रश्नानां विलिख्य अन्तर्दिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते। तादृशानां सर्वानपि प्रश्नानां विलिख्य, तब सभी प्रश्नों को, उनके जो भी प्रश्न है बच्चों के, वो सभी प्रश्नों को लिखकर अन्य किसी दिन में उनके सभी के समाधान करेंगे। मतलब जैसे आज पूछा तो उनके जितने भी प्रश्न है सब ले लेंगे और अगले दिन या किसी और दिन उनको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा है पुस्तके पठित्वा पश्चात शंका समाधान चर्चितुं प्रयत्न क्रियते। पुस्तक को पढ़ने के बाद शंका समाधान पर चर्चा करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। पुस्तक पढ़ ली उसके बाद फिर छात्रान् तर्जयित्वा अनुशासिता भवितुम सूचना क्रियते। छात्र को कहेंगे कि चुपचाप बैठ जा, अनुशासन में रह, बाद में पूछना। तो कक्षा में पाठ पढ़ा रहे आप और बच्चे ने कोई कठिन प्रश्न पूछा, पाठ से रिलेटेड पूछा, पाठ्यमान संदर्भ लिखा है मतलब जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसी के संदर्भ में कोई कठिन प्रश्न पूछा, तो आप क्या करेंगे। आप पुस्तक पूरी पढ़ा देंगे, उसके बाद शंका का समाधान करेंगे जब तक बच्चे में जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। तीसरा वाला जो ऑप्शन है ना वो सही लग रहा होगा आपको, लेकिन पुस्तकें पठित्वा पश्चात, पुस्तक पढ़ ली आपने, उसके बाद आप शंका का समाधान करेंगे तो बच्चे में जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, वो भूल ही जाएगा कहाँ पूछा था मैंने, क्योंकि संस्कृत भाषा है ये। फिर दूसरा है तादृशान सर्वानपि प्रश्नानां विलिख्य अंतर्दिने सर्वेषां तेषां समाधान कर। तादृशान सर्वानपि, तब आप एक काम करेंगे कि जितने भी उनके प्रश्न है, सब डाउट है वो लिख लेंगे और अगले दिन आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो भैया आप कैसे टीचर है, जब आप क्लास में जा रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। कोई सा भी कहीं से भी प्रश्न उठा के बच्चा पूछ ले, हमें याद होना चाहिए। हमें बच्चे से एक कदम आगे होना है, बच्चे क्या पूछ सकते हैं, कहाँ डाउट आ सकता है, ये टीचर को पता होना चाहिए, तभी तो वो टीचर है। शिक्षक को ये बात पता होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहाँ मुझे समझाना है, कहाँ उसे स्केप फोल्डिंग देनी है, कहाँ उसे थोड़ा धक्का देना है, कहाँ उसे थोड़ी सी सहायता की आवश्यकता होगी। फिर चौथा है छात्रान तर्जित्वा अनुशासितां भवितुम सूचना क्रियते, के चुपचाप बैठा रहे। अब उसने प्रश्न पूछा और आप उसको अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाएंगे तो ये तो उचित नहीं है। तो पहला है कि उसी समय बच्चे ने पूछा कि सर ये अश्व मतलब क्या होता है, तो उसी समय आप जवाब देंगे कि अश्व मतलब बेटा घोड़ा होता है। या और कोई भी प्रश्न वो पूछ सकता है संस्कृत से रिलेटेड, भाषा, आप भाषा के शिक्षक है तो भाषा से रिलेटेड पूछेगा, ठीक। तो उसी समय आप उसकी शंका का समाधान करेंगे, ये उचित उत्तर है और यही सीटेट ने माना है। फिर अगला 97 नंबर का प्रश्न यहाँ आएगा, आइए देखते हैं, दिख रहा होगा आपको। फिर 97 नंबर का प्रश्न आएगा, रटना अभ्यास कारणेन, रटन अभ्यास कारणेन, ये संधि विच्छेद कर दिया है मैंने, रटन धन अभ्यास धन कारणेन, तो रटन अभ्यास कारणेन
रटनाभ्यास लिखा है, इसमें तो संधि है दीर्घ स्वर संधि, और कारणेन लिखा है तो रटनाभ्यास प्लस कारणेन है, तो ये संधि नहीं है, ये संधि नहीं है, खाली जुड़ा हुआ है, तो इसको संधि नहीं बोलते, वो कुछ और बोलते, मैं भूल गया हूँ। रटन अभ्यास कारणेन, रटन अभ्यास के कारण, क्रीमिंग के कारण सॉरी, विद्यार्थी नाम विकासे कीदृशक्षतिः भवति। रटन अभ्यास के कारण विद्यार्थियों के विकास में कैसा लॉस होता है, कैसी क्षति होती है। रटन अभ्यास के कारण कौन सा लॉस होता है बच्चों का, कैसा लॉस होता है, वो हमें बताना है। तेषाम बुद्धि विकास न भवति, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। तेषाम आत्मविश्वास नष्ट भवति, उनका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति, वो अध्यापन के क्रम में दूर हो जाते हैं। जो रटते हैं बच्चे वो अध्यापन के क्रम में दूर हो जाते हैं क्या। फिर अगला, ते अध्ययन उपरी समुचितम ध्यानम दातुम अशक्ता भवन्ति, तो वे अध्ययन के ऊपर संपूर्ण ध्यान, समुचित ध्यान देने में अशक्त भवन्ति, मतलब अशक्त होते हैं। वो रटन पे ध्यान देते हैं, रटने पे ध्यान देते हैं, ना कि अध्ययन पे, समझने पे। तो 97 नंबर का प्रश्न है, उनकी बुद्धि में विकास नहीं होता है, तो होता है भी रटने से। अब प्राइमरी लेवल पे आप रटाएंगे इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो ये सब तो रटाएंगे नहीं। तो रटना हमेशा गलत नहीं होता है, प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों को रटाएंगे और क्या करेंगे। फिर अगला है, तेषाम आत्मविश्वास नष्ट होती, आत्मविश्वास नष्ट नहीं होता इससे। कक्षा अध्यापन क्रमात् दूरीकृता भवन्ति, और रट रट के याद कर करके पहले फर्स्ट आ जाएंगे, तो वो दूर थोड़ी होंगे अध्यापन से। उनका ये होगा कि ते अध्ययन उपरी समुचित ध्यानम दातुम अशक्ता भवन्ति, वो रटने में फोकस करेंगे, ना कि समझने में, अध्ययन के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो चौथा वाला सही हो जाएगा 97 नंबर का। अगला प्रश्न देखेंगे, 98 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको। भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति इंडक्टिव मेथड एषः लाभ अस्ति। तो इसके पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। 2 विधियां हैं, एक तो आगमन विधि, आगमन, और एक निगमन। आगमन को इंडक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, इंडक्टिव मेथड, और इसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। आगमन जो है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, और निगमन जो है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। आगमन में उदाहरण पहले दिए जाते हैं, 4, 5, 6, 7 जितने देने हो टीचर को उतने उदाहरण पढ़ाकर उसको नियम की ओर ले जाया जाता है कि बेटा नियम क्या बनेगा अब इससे। और निगमन में क्या होता है, पहले नियम बता दिए जाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो आगमन विधि के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, आगमन विधि के बारे में पूछा जा रहा है कि उससे लाभ ये है, एषः लाभ अस्ति, यह लाभ है। क्या लाभ है उससे, आगमन विधि से? विद्यार्थी भी गृह कार्य होमवर्क कारणस्य आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थियों को गृह कार्य का कारण की आवश्यकता नहीं होती, गृह कार्य की आवश्यकता नहीं होती, गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। विद्यार्थी न रटना अभ्यासम न कुर्वन्ति, विद्यार्थी उदाहरण सीखते, उदाहरण करे जाते, तो रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये भी सही लग रहा है। फिर कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, कक्षा में अनुशासन रखा जाता है आगमन विधि से। उदाहरण देंगे आप बच्चों को, एक के बाद एक, उनसे भी उदाहरण पूछेंगे, उदाहरण में उनको लिप्त करेंगे, तो अनुशासन रहेगा, आवाज तो होगी। वो कक्षा उचित नहीं है जिसमें आवाज ना हो, बच्चे आवाज करे, कलरव करे पर पढ़े, कलरव करे कैसा करे, किससे रिलेटेड करे, तो पठन से रिलेटेड कलरव करे, पठन से रिलेटेड चर्चा करे, पठन से रिलेटेड बातें करे, आवाज होगी।
कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, 30 बच्चे हैं, तो बात तो होगी। विद्यार्थी अल्पे एव समये अधिकम पठितुम शक्नोति। विद्यार्थी अल्प समय में अधिक पढ़ ले। अब वो टीचर तो उदाहरण दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है, नियम तो बता नहीं रहा। उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत सारे उदाहरण दे दिए ना, उसके बाद नियम पे पहुंचे तो उसमें तो समय लगेगा। तो अल्प समय वाला कोई कॉलम नहीं है इसमें, अनुशासन वाला कोई कॉलम नहीं है, और गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। ये कैसा ऑप्शन है? गृह कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उसने उदाहरण पढ़ा दिया, नियम पढ़ा दिया, उसके बाद घर पे जाके कुछ तो बच्चे करके लाएंगे। तो इसमें 98 का हो जाएगा सही ऑप्शन दूसरा, कि विद्यार्थिनः रटना अभ्यासम न कुर्वन्ति। रटने का अभ्यास नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि वो बहुत सारे उदाहरण उनके जहन में उतर जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण वो देख चुके होंगे, उसके बाद वो नियम पे पहुंचेंगे। जैसे आपने गणित में आपने घनाभ के जो क्षेत्र घनाभ का क्षेत्रफल है, आयतन है, वॉल्यूम है, आयतन है उसका, और उसका आपने उनको फॉर्मूला बनाना सिखाया। तो फॉर्मूला बनाना आपने सिखाया कि देखो एक कमरा है, कमरा घनाभ के जैसा है, इसके ये किनारे हैं, ये दीवार वहां से वहां तक गई, ये किनारा है, तो ये दीवार ये यहाँ से यहाँ तक है, ये भी किनारा है, यहाँ से यहाँ तक गई, ये भी किनारा है। अब एक एक साइड देखो इसकी, तो ये आयत जैसी दिख रही है आपको, फिर ये दिख रही है, ऐसे उदाहरण देंगे आप, बहुत सारे उदाहरण देंगे, तो बच्चे को रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो रटन अभ्यास में न कुर्वन्ति, विद्यार्थी रटने का अभ्यास नहीं करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 98 के लिए, कि ये लाभ होगा। 99 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दिख रहा होगा आपको। चलिए, लास्ट का ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 99 नंबर का प्रश्न देखेंगे, भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम रिक्तस्थान माध्यमम अस्ति। भाषा की अभिव्यक्ति में स्वयं के मत का व्यक्तीकरण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? प्रचार है, प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेशन है, मतलब प्रोपोगेंडा फैलाएंगे, प्रचार करेंगे, प्रोपोगेशन करेंगे, स्वयं का प्रचार करेंगे। भाषा की अभिव्यक्ति के लिए आप प्रचार करेंगे, भाषा की अभिव्यक्ति करेंगे, आप स्वयं का मत देंगे तो क्या प्रचार करेंगे? संग्रह करेंगे, कलेक्शन करेंगे, कि विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, बातचीत करेंगे, तो भाषा विनिमय होगा ना। क्या होगा? आप बातचीत करेंगे, स्वयं के मत का व्यक्तीकरण करेंगे, स्वयं के मत के बारे में लोगों को बताएंगे, सामने वाले को बताएंगे, तो क्या होगा? वो अपने मत बताएगा, आप अपने मत बताएंगे, आप अपने विचार रखेंगे सामने, सामने वाला उसके विचार रखेगा, भाषा का विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, कि ये सभी काम होंगे उपयुक्त सभी। बड़ा ही चैलेंजिंग प्रश्न है ये। बहुत सारों को लगेगा कि प्रचार भी करेंगे, संग्रह भी करेंगे, कलेक्शन भी करेंगे विचारों का, कलेक्शन करेंगे आप विचारों का, प्रचार भी करेंगे आप विचारों का, कि एक्सचेंज करेंगे, विनिमय करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, कि उपयुक्त सभी करेंगे। 99 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप किसी से बातचीत करते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो क्या अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कि आप अपने विचारों को संग्रह कर रहे हैं, सामने वाले के विचारों को संग्रह कर रहे हैं, कि भाषा विनिमय कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं? क्या आप अपने विचार रख रहे हैं, सामने वाले के विचार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपने विचार रख रहे हैं, तो भाषा का विनिमय हो रहा है ना, ये तो आदान प्रदान हो रहा है। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, और सी टेट में भी इसको सही माना है आंसर की में। 99 के बाद 100 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कि भारतीय छात्र कस्य केसी शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। भारतीय छात्रों में कैसी शिक्षण की कैसे शिक्षण की महती आवश्यकता है, कैसा शिक्षण कराया जाए? मातृभाषा कराया जाए, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषाओं कराया जाए, मातृभाषा और आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा कराया जाए, कि का अपि तीसरा भाषा, कोई तीसरी भाषा का कराया जाए। एक का अपि तीसरा भाषा मतलब कोई भी, का मतलब कोई, अपि मतलब भी, तीसरा मतलब तीन,
भाषा मतलब भाषा, भाषा मतलब भाषाओं का। कोई भी 3 भाषाओं का शिक्षण कराया जाए तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारे एनईपी में है, अप्लाई है पहले से, एनसीएफ में अप्लाई है पहले से कि 3 भाषा फॉर्मूले पे हम काम करेंगे। कोई भी 3 भाषाएं बच्चे सीखेंगे। जैसे हमारे केस में हिंदी प्रथम भाषा है, इंग्लिश सेकंड भाषा और संस्कृत थर्ड भाषा के रूप में हमने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। तो भारतीय छात्रों के लिए कैसे शिक्षण की महती आवश्यकता है, तो कोई भी 3 भाषाओं के बारे में एनसीईआरटी में 3 भाषाओं का कॉन्सेप्ट है। आप हिंदी पढ़ते हैं, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप संस्कृत पढ़ते हैं, एमपी में है तो, मध्य प्रदेश में है तो सही जवाब हो जाएगा का आपकी तीसरी भाषा। ठीक, अगला 101 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अभिव्याप्य कक्षायाम इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा भाषा शिक्षण इयम एका समस्या। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण में भाषा का शिक्षण दे रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं, इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? 101 नंबर का प्रश्न है, क्या समस्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है, आइए पढ़ते हैं। उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलतया असमर्थ। समावेशी कक्षा है तो उसमें उपयुक्त भाषा के अनुकूल वातावरण बनाने में असमर्थ है। ठीक है, अलग अलग समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे हैं, तो ये बिल्कुल एक समस्या हो सकती है। उपयुक्त अधिगम लर्निंग सामग्री अभाव, उपयुक्त लर्निंग सामग्री का अभाव है, उपयुक्त अधिगम सामग्रियों का अभाव है। तीसरा है विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता, विद्यार्थियों में योग्यता विषयक अक्षमता, योग्यता की अक्षमता है अलग अलग। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा लेट सीखता है, किसी बच्चे में योग्यता कम है, किसी अधिक है, ऐसा कहना चाह रहा है ये ऑप्शन। फिर चौथा है विद्यार्थीषु परस्परम रुचि भेद, विद्यार्थियों में परस्पर अलग अलग रुचियां है, अलग अलग इंटरेस्ट है और भेद है बच्चों में कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी और में है, कुछ और पढ़ने में, किसी का कुछ और पढ़ने में। ये सब समस्याएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी समस्या कौन सी? भाषा शिक्षण की कक्षा में, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण आप करवा रहे हैं, समावेशी कक्षा में इंक्लूसिव क्लासरूम में जिसमें सब तरह के बच्चे, तो उसमें क्या होगा? 101 नंबर का प्रश्न है, उसमें क्या होगा कि उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण के विकास अनुकूलतया असमर्थ। उपयुक्त भाषा अधिगम का वातावरण आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अलग अलग हो सकता है इंक्लूसिव क्लासरूम में तो अलग अलग भाषाओं के बच्चे भी हो, तो आप ऐसा वातावरण क्रिएट नहीं कर पाएंगे। फिर आप कैसा वातावरण क्रिएट कर, तो अलग अलग मातृभाषा से रिलेटेड बच्चे आएंगे, उनकी मातृभाषा किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की तेलुगु है, किसी की मलयालम है, किसी की हिंदी है, किसी की इंग्लिश है, किसी की मराठी है, किसी की भोजपुरी है, कोई सब अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे। तो आप फिर उनकी जो भाषा की क्षमता है, जिनकी मातृभाषा है बच्चों की, तो आप मातृभाषा को साधक के रूप में लेंगे, उसकी सहायता लेंगे। कैसे लेंगे? तो आप कहेंगे कि बच्चों अंग्रेजी में इसे पेन कहते हैं, आपकी भाषा में से क्या कहते हैं, और ऐसे करके भाषा सिखा देंगे। ठीक है, आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है जो भी आपको सिखानी, तो 101 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण की अनुकूलता में असमर्थता होगी, असमर्थ होंगे हम अनुकूल वातावरण बनाने में। 102 नंबर का प्रश्न है, 102 नंबर का प्रश्न है अधस्तनेषु कतमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतमम नास्ति। नीचे दिए गए में से कौन सा उत्तर मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु उपयोग में ज्ञान लक्ष्य में अन्यतम नास्ति
मातृभाषा के शिक्षण उपयोग के ज्ञान लक्ष्य में दूसरा नहीं है। मातृभाषा शिक्षण के उपयोग में दूसरा नहीं है। ज्ञान लक्ष्य में जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया मातृभाषा पढ़ाने में, ज्ञान लक्ष्यसु अन्यतमम नास्ति, दूसरा नहीं है। मातृभाषा के शिक्षण से दूसरा नहीं, अन्यतम नहीं है मतलब दूसरा नहीं है। तो भाषा तत्वानाम प्रभुत ज्ञान प्राप्ति, भाषा तत्वों के प्रभुत ज्ञान प्राप्ति, भाषा तत्वों का प्रभुत ज्ञान प्राप्ति। फिर विषय वस्तुनः ज्ञानार्जन, विषय वस्तु का ज्ञान का अर्जन, कि उच्चारण ज्ञानार्जन, उच्चारण के ज्ञान का अर्जन, कि भाषागत विभिन्न प्रकरणानाम लेखानाम ज्ञानार्जन, भाषागत विभिन्न प्रकरणों के लेखन का ज्ञानार्जन, लेखन का। मातृभाषा की बात हो रही, मातृभाषा के शिक्षण में उपयोगी ज्ञान लक्ष्य से दूसरा है, अन्यतम मतलब अलग नहीं है। तो 102 नंबर का प्रश्न है। तो आप मातृभाषा के शिक्षण कर रहे हैं, आप तो मातृभाषा का शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें क्या जरूरी नहीं है आपको। मातृभाषा के शिक्षण में, मातृभाषा का शिक्षण आप कर रहे हैं, उसमें लक्ष्य जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए उसमें से कौन सा अन्यतम नास्ति, मतलब कौन सा जरूरी नहीं है आपके लिए। मातृभाषा है तो बच्चों को उच्चारण का ज्ञान आप देंगे कि बच्चे पहले से सीख के आए हैं। मातृभाषा जो बोलना है वो बच्चे पहले से सीख चुके हैं, तो उनको उच्चारण का ज्ञान देना आवश्यक है क्या कि ये अन्यतम है, अन्यतम नास्ति, मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उच्चारण ज्ञान देना आवश्यक नहीं है क्योंकि मातृभाषा तो वो बोलता ही आ रहा है ना, उसको तो बोलना आता है, उच्चारण आता है, तो उच्चारण का ज्ञान देना आवश्यक नहीं है। अन्यतम नास्ति मतलब आवश्यक नहीं है। इसका कोई और भी अर्थ हो सकता है, लेकिन आप समझ गए कि नीचे दिए गए में से कौन सा मातृभाषा के शिक्षण में उपयोगी नहीं है, ज्ञान के लक्ष्य में को छोड़कर, वो दिए गए को छोड़कर। तो उच्चारण का ज्ञान जरूरी नहीं है, विषय वस्तु का ज्ञान जरूरी है, भाषा तत्व का ज्ञान जरूरी है, भाषागत विभिन्न प्रकरणों को लिखना जरूरी है, पर उच्चारण जरूरी नहीं क्योंकि मातृभाषा में उसकी, तो मातृभाषा में तो उसको आता ही होगा। 103 नंबर का प्रश्न करेंगे। आइए करते हैं। निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में से का व पद्धति कौन सी वो पद्धति है, शिक्षण पद्धति है, टीचिंग मेथड है, उच्यते। का व पद्धति, शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड, उच्यते। तो शिक्षण पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी को कहेंगे हम? चयन पद्धति को कहेंगे, सिलेक्शन मेथड को करेंगे, रुचि पद्धति को कहेंगे, इंटरेस्ट मेथड को कहेंगे, इंटरेस्ट मेथड को कहेंगे, प्रेरणा पद्धति, मोटिवेशन मेथड को कहेंगे कि उपयुक्त सभी को कहेंगे? तो आप शिक्षण पद्धति किसे कहेंगे? तो आप बच्चों की रुचि के अनुसार पद्धति का चयन करेंगे, मोटिवेशन बना रहे इसकी भी आप कोशिश करेंगे आपकी पद्धति में, और सिलेक्शन मेथड चयन तो करेंगे इसे किसी न किसी पद्धति का, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है। भाषा शिक्षण है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, देखा जा सके और सुना जा सके, देखना और सुनना। रिक्त स्थान उपयुक्ता भवति, तो दृश्य श्रव्य सामग्री किसके लिए उपयुक्त है? शुद्ध उच्चारण के लिए, कि शुद्ध लेखन के लिए, शुद्ध पठन के लिए, कि न कश्चित। अब दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या किताब आएंगी कि और कुछ भी आ सकता है? तो भैया कोई वीडियो भी आ सकता है। तो क्या वीडियो दृश्य श्रव्य सामग्री? हाँ तो बिल्कुल है। तो क्या ये शुद्ध पठन के लिए? तो इसमें वीडियो में मान लो कोई सा भी पढ़ने का मटेरियल नहीं है तो शुद्ध पठन के लिए नहीं हो सकता। वीडियो में कोई लिखने का मटेरियल नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? तो ऑडियो विजुअल के द्वारा बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाया जा सकता है और इसके लिए उपयुक्त होगा। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा है? सबसे उचित जवाब कौन सा है? तो शुद्ध उच्चारण का उपयोग, शुद्ध उच्चारण के लिए उपयुक्त होगा ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शंस के अनुसार
105 नंबर का प्रश्न हम करेंगे। अच्छा, बढ़िया प्रश्न है, आइए। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति, रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति हे समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्यस्य स्तरम वर्धयति। समस्या को जानकर अपेक्षित कठिन स्तर वर्धयति, कठिन स्तर को बढ़ाना या कम करना, जो भी है, अपेक्षित कठिन स्तर को बढ़ाना, समस्या को जानकर अभिज्ञानार्थम कि समस्या समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति। रेमेडियल टीचिंग में समस्या का समाधान साफल्यम प्रति प्राप्यति, समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोग में किया जाता है रेमेडियल टीचिंग के। समस्या रेमेडियल टीचिंग हम कब कराते हैं? जब पूरा पाठ पढ़ा दिया हमने उन बच्चे को, कहीं कहीं पूरा पाठ हो गया, पूरी पाठ योजना आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगर बच्चे को कहीं किसी चीज में या किसी पाठ में किसी जगह दिक्कत है, तो बाद में उसकी समस्या का समाधान के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो दूसरा वाला सही लग रहा है अभी तक तो। फिर तीसरा वाला, व्यतिक्रमेण समस्या नाम प्रस्तुति करोति। व्यतिक्रमेण मतलब घटते क्रम में उल्टी समस्या प्रस्तुत करते हैं हम। एक पहले तो ऑलरेडी वो समस्या में, उससे इतर उल्टी समस्या उसको प्रस्तुत करेंगे। तीसरा वाला उचित नहीं लग रहा है। समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति। समस्या के प्रति भाषा सिद्धांत का ज्ञान देंगे। जहां समस्या है उसका समाधान में लगेंगे। कि उपचारात्मक शिक्षण क्यों कराते हैं अपन? क्योंकि बच्चे को कहीं समस्या है, पूरी पाठ योजना पढ़ा दी हमने ने, फिर बाद में उसको कहीं कहीं कोई किसी जगह नहीं आया, तो समस्या के समाधान में साफल्यम प्रति प्राप्यति, यही शिक्षण पद्धति रेमेडियल टीचिंग है, रेमेडियल कोचिंग है। कि कहीं समस्या, उसको किन्हीं सवालों में या किन्हीं जगह समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान हम करेंगे। किसमें? रेमेडियल टीचिंग में। 106 से 114 सूचना पढ़ेंगे। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 106 से 114 विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचित तमम उत्तरम चित्वा लिखत। गद्यांश दिया गया है, पढ़कर 106 से 114 तक के प्रश्नों का उचित उत्तर लिखिए। आइए पढ़ते हैं। ये एक प्रसिद्ध कहानी है। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पूरा मतलब प्राचीन काल में, पुराने समय में, एकस्मिन वृक्षे, एक वृक्ष, पूरा में पूरे वाक्य का मैं हिंदी अनुवाद कर देता। चटका मतलब चिड़िया होती। जहां जहां मेरे को लगेगा कि आपको समस्या हो सकती है, वहां मैं बता दूंगा। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चटका चिड़िया रहती थी। कालेन कालेन तस्याह संतति जाता। फिर कालेन मतलब समय के साथ उसके बच्चे हुए। एकदा अंडे हुए, मतलब बच्चे मतलब अंडे। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखा शुंडेन अत्रोटयत्। एकदा मतलब एक बार, कश्चित एक बार कोई, प्रमत्त मतलब पागल, गज मतलब हाथी। एक बार कोई पागल हाथी उसके वृक्ष के नीचे, ये यहाँ देखना आप, जहां मैं चला रहा हूं, पेन चला दूंगा, चलो ठीक है। एक बार कोई पागल हाथी उसके वृक्ष के नीचे आया, उसकी शाखा शुंडेन त्रोटयत, सूंड से, अत्रोटयत मतलब आदि, तोड़ दी। किसकी तोड़ दी? तो वृक्ष की तोड़ दी। एक बार कोई पागल हाथी उस पेड़ के नीचे आया और उसकी शाखा को तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भूवि अपतत। चिड़िया के नीडम मतलब घोंसला भूमि पर आ गिरे। चिड़िया का घोंसला जो है वो भूमि पर आ गिरा। तेन उसके अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे जो है वो विशीर्ण यानी टूट गए। अथ सा चटका व्यपलत,
व्यलपत लिखा है, व्यपलत आता है। तो ये देखकर चिड़िया रोने लगी, विलाप करने लगी, हाँ कि मेरे अंडे टूट गए, बच्चे मर गए उसके, और क्या। फिर तस्या विलापः श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट मतलब काष्ठकूट नाम का कठफोड़वा नामक खगा मतलब पक्षी, काष्ठकूट नाम ही ऐसा रखा है उसने, जैसे अपने यहाँ कठफोड़वा, जो कठफोड़वा पक्षी है वो पेड़ के बीच में होल कर देता है और वहां घोंसला वहां छेद करके रहता है, चोंच से छेद कर देता है उसके तने में और वहां रहता है। तो काष्ठकूट नाम रखा उन्होंने, काष्ठकूट मतलब कठफोड़वा। काष्ठकूट का मतलब कठफोड़वा नहीं होता है, लेकिन काष्ठकूट नाम का खग, काष्ठकूट नाम का पक्षी, तो इससे आशय ये है कि कठफोड़वा नाम, कठफोड़वा पक्षी था वो, नाम ही ऐसा रखा उसमें, इस कहानी में, इस कथा में नाम ऐसा रखा है काष्ठकूट। ये किसे इंगित कर रहा है, तो ये कठफोड़वे को इंगित कर रहा है, तो वैसा पक्षी, उस पक्षी के बारे में बताया। काष्ठकूट नामक पक्षी दुखे ताम अपृच्छत्, दुख से उससे पूछता है कि भद्रे किम विप्लस्येत्, भद्रे किमर्थम विलपसी इति, तो क्यों रो रही हो, ऐसा उसने पूछा। किसने पूछा? काष्ठकूट नाम के पक्षी ने। फिर लिखा है, फिर लिखा है चटका वदत, तो चटका अवदत, चटका धन अवदत, चटका अवदत, तो चटका अवदत, मतलब चिड़िया ने बोला, दुष्ट दुष्टे दुष्टे ने केन गजेन मम संतति नाशिता, दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को का नाश कर दिया। तस्य गजस्य वदनेव मम दुखम अपसरेत, उसके उस हाथी के वध से ही मेरा दुख अपसरेत मतलब दूर होगा, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख जो है वो दूर होगा, ऐसा चिड़िया ने कहा। उसके तो बच्चे मर गए। ततः काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत, तब काष्ठकूट उसे वीणारवा नाम की मक्षिकाया मतलब मक्खी के पास ले आया। तब काष्ठकूट ने क्या किया कि चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले आया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका वदत, उनकी तयो मतलब दोनों की बातों को सुनकर मक्षिका अवदत मतलब मक्खी बोली, मक्खी कौन? वीणारवा, वीणारवा नाम की मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरे मित्र मंडूक मेंढक मेघनाथ है, मेरा मित्र मेघनाथ, मंडूक मेघनाथ है, मेरा मित्र है मेंढक जिसका नाम मेघनाथ है, ऐसा उसने बोला। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र उसके पास जाकर जो भी उचित होगा हम करेंगे। एक ऐसा किसने बोला? तो ऐसा मक्खी ने बोला। किसको बोला? तो चटका मतलब वो चिड़िया, और काष्ठकूट मतलब वो कठफोड़वा, दोनों को बोला। तदानीं तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनाथस्य पुरः सर्वं वृत्तान्त न्यवेदयताम्, तब वे दोनों मक्षी के साथ गए मेघनाथ को के सामने, पूरा मतलब सामने सभी वृत्तांत जो भी उनके साथ घटित हुआ वो बताया। ठीक, समझ गए आप? फिर इसके बाद प्रश्न शुरू होते हैं, तो एक बार ब्रीफ में ले लेते हैं कि प्राचीन काल में एक चिड़िया रहती थी, समय के साथ उसके बच्चे हुए। एक बार कोई पागल हाथी उसके वृक्ष के नीचे आया और उसकी सूंड से उसने वृक्ष को तोड़ दिया। चिड़िया के घोंसला भूमि पर गिर गया, जो उसमें जिससे उसके अंडे टूट गए। वो रोने लगी, विलाप करने लगी। तो काष्ठकूट नाम के पक्षी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया, चटका ने,
चिड़िया ने कि दुष्ट हाथी ने मेरे संतानों को नाश कर दिया, तो उसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो ऐसा सुनकर जो काष्ठकूट है, पक्षी है, वो वीणारवा नाम की मक्खी के पास उसको ले गया। वहां मक्खी ने उनकी दोनों की बात सुनी और बोला कि मेरा एक मित्र है मेंढक मेघनाथ जिसका नाम है, उसके पास चलते हैं और वहां जाके जो भी उचित होगा करेंगे। तब वे दोनों अ, तब वे दोनों मेघनाथ के पास पहुंचे, उसके सामने पूरा वृत्तांत बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इसके आगे भी और कहानी है, वो आपको संस्कृत की 7वीं या 8वीं की किताब में मिल जाएगी। आप एनसीईआरटी में ढूंढना, शायद मिल जाएगी। ठीक, तो अब इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। वृक्ष का प्रतिवस्तिस्म, वृक्ष पर कौन रहता था? तो हंसी रहती थी क्या, कि एका रहता था, कि कोकिला रहती थी, कि चटका रहती थी, पक्षी रहती थी? फिर 107 नंबर का प्रश्न है, देखिए, गज शाखा केन अत्रोटयत, हाथी ने शाखा केन अत्रोटयत कैसे तोड़ी, किससे तोड़ी? दुख से तोड़ी, आधुयन तोड़ी, आयुधन तोड़ी, पादेन तोड़ी, पैर से तोड़ी, के आयुधन मतलब हाथों से तोड़ी, के शुंडेन शुंड से तोड़ी? तो शुंड से तोड़ी, अभी हमने देखा। फिर 108 नंबर का, मेघनाद क अस्ति, मेघनाद कौन था? प्रमत्त था, पागल था क्या? खग पक्षी था, मित्र था, कि मंडूक था, मेंढक था? तो मेंढक था। फिर अगला 109 नंबर का प्रश्न है, चटकाया किम भूमि अपतत, भूमि पर कौन गिरा? चटकाया का कौन गिरा? के अन्न गिरा, कि हिरण गिरा, कि वस्त्र गिरा, कि नीडम मतलब घोंसला गिरा? तो घोंसला गिरा, हिरण्यम लिखा था, सॉरी। फिर अगला 110 नंबर का प्रश्न, 109 का किया था ना मैंने, 110 नंबर का, गज की दृश्य आसित, गज कैसा था? तो प्रमत्त पागल था, कि दुखी था, कि गर्वित था, कि बलिष्ठ था? तो पागल था, तभी तो उसने पेड़ गिरा दिया। फिर अगला 111, गजेन कानी विशीर्णानी, हाथी ने किसका नाश कर दिया, किसको चूर चूर कर दिया? फलों को, के पुष्प को, के कुंड को, के अंड को? तो अंडानी को, अंडों को उसने विशीर्ण कर दिया। फिर 112 नंबर का प्रश्न है, विशीर्णानी पदस्य अर्थ अस्ति, विशीर्णानी छिन्न भिन्न कर दिया, खत्म कर दिया, नाश कर दिया। इस पद का अर्थ है अंडानी है, अंडा है, खत्म कर देना मतलब अंडा, के नष्टानी नष्ट कर देना, के संचितानी संचित कर देना, के प्राप्तानी प्राप्त कर देना? तो नष्टानी होएगा, के नष्ट कर देना। 112 नंबर का प्रश्न है। अगला 113, ये रहा 113 नंबर का प्रश्न, अधः, अधः मतलब नीचे, अधः मतलब नीचे, इति पदस्य विलोम पदम भवति, विलोम पद, विलोम अपोजिट वर्ड ढूंढना है तो नीचे आएगा इसका, कि पार्श्व मतलब आधा, के भूवि मतलब जमीन पे, के ऊपरी, नीचे का उल्टा क्या होता है? ऊपरी, ऊपर। नीचे का उल्टा क्या होता है? ऊपर। अगला प्रश्न देखेंगे, करिष्यामः, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, ये पदे लकार अस्ति, इस पद में लकार है। कौन सा लकार है? लट लकार है, कि लोट लकार है, कि लिट लकार है, कि लंग लकार है? कौन सा लकार है आप बताएंगे? इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, ये काय में आता है? तो ये भविष्य काल में आता है, भविष्य काल में आता है, और भविष्य काल लिट लकार को कहते हैं भविष्य काल। इसको लोट लकार को आज्ञार्थक काल कहते हैं, आज्ञा देने वाला। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल को कहते हैं। और एक विधि लिंग लकार भी होता है चाहने के अर्थ में। फिर अब 114 तक कर लिया हमने, अब 115 से 120 तक ये सुभाषितानी दी हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम उचित तरीके से। लिखा है, अधोलिखितानि श्लोकान पठित्वा प्रश्नानाम, प्रश्न संख्या 115 से 120, विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। तो नीचे दिए गए श्लोकों में को पढ़कर 115 से 120 तक के प्रश्नों का वो विकल्पों में से चुनकर उत्तर सही उचित उत्तर लिखिए।
तो पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। ये परिश्रम से ही सिद्ध होता है कार्य, न कि मन में सोचकर। कार्य जो है वो परिश्रम से ही सिद्ध होता है, न कि मन में सोचे सोचे हो जाएगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति, उदाहरण दिया है नीचे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा, कि न ही जिस प्रकार न ही सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप मृगा मतलब मृग मतलब हिरण अपने आप आ जाता है, उसी प्रकार आपके भी बिना कुछ किए, बिना परिश्रम किए आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। फिर अगला है, अगला श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। पृथ्वी सत्य से ही पृथ्वी सत्य से ही धारण है, सत्य को ही धारण की हुई है पृथ्वी, या सत्य के कारण ही पृथ्वी अभी तक धारित है, और सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वाति मतलब बहती है वायु, और वायुश्च लिखा है ना, मतलब च मतलब और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य से ही स्थित है, सब कुछ सत्य से ही संभव है। तो अब हमें क्या करना चाहिए जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर अगला, सद्भिरेव सहात्सित सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च ना सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भि मतलब सज्जन लोग, तो सज्जन लोगों के साथ में रहना चाहिए, ये लिखा ना, सद्भिरेव सहात्सित, सज्जन लोगों के साथ में रहना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री च, सज्जन लोगों के साथ वाद विवाद भी करना चाहिए। विवाद मतलब हाथापाई नहीं, विवाद मतलब वाद विवाद करना चाहिए, और मित्रता भी करनी चाहिए। और च लिखा है, और ना सद्भि, जो असज्जन लोग है, किंचिद आचरित, उनके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। असज्जन लोग है, ना तो उनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, कुछ भी नहीं करना चाहिए उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए। तो असज्जन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ ना तो रहना चाहिए, ना उनसे लड़ाई करनी चाहिए, ना उनसे दोस्ती करनी चाहिए, सब कुछ भी नहीं करना। तो कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? तो सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए। फिर अगला, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से लड़ाई करके न कदापि, न कोई भी कभी भी सुखी नहीं हो पाए हैं लोग। जो लोग मित्र से लड़ाई करके कलह करके, जो लोग मित्र से लड़ाई करते कलह करते, वो कभी भी सुखी नहीं रहते, ऐसा लिखा है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, यह जानने के बाद भी यह जानकर के अपने प्रयास से उसको परिवर्तित करना चाहिए। मतलब हम जानते हैं कि मित्र से लड़ाई करके हम सुखी नहीं रह पाएंगे, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम ये लड़ाई होने नहीं दे, परिवर्जित कर दे, मतलब होने ही ना दे, ऐसा इंसिडेंट हो ही ना, ऐसा हम प्रयास करना चाहिए। फिर अगला, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनतः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग सुख होते हैं, खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से, मीठा बोलने से, मीठी वाणी बोलने से सभी लोग खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम मतलब इसलिए पूर्व प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता मतलब वचन में क्या कंजूसी करो, मीठा बोलने में क्या कंजूसी करो, तारीफ करने में, किसी की तारीफ करने में, आप बोलने में क्या कंजूसी करें। तो इसलिए प्रिय वाक्य ही हमें बोलना चाहिए। फिर अगला है, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ लोगों की, श्रेष्ठ जन्म मतलब श्रेष्ठ लोगों की, गुरु मतलब गुरुओं की, च मतलब और, अपि मतलब भी, मातरम मतलब माता, पितर मतलब पिता, तथा मतलब और। तो श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, माता पिता की, मन से कर्म से वचन से, मनसा कर्मणा वचा मन से कर्म से वचन से, सेवेत मतलब सेवा, सततम मतलब हमेशा, सदा मतलब करनी चाहिए। तो सदा हमें श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, माता की, पिता की, मन से कर्म से वचन से सेवा
करनी चाहिए। ठीक है, इतने श्लोक हो गए, 6 श्लोक है, इन पर आधारित प्रश्न हम करने वाले हैं। 115 नंबर का प्रश्न है कि सर्वम 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 कस्मिन प्रतिष्ठितम। तो आया है श्लोक में सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, ये यहाँ देखेंगे पहले श्लोक में, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, हमेशा सब कुछ क्या किससे प्रतिष्ठित है, किससे संभव है, तो सत्य से ही संभव है। सब कुछ किससे संभव है, सत्य से संभव है। तो सर्वम सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। 115 नंबर का प्रश्न है, सब कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित है। फिर 116 नंबर का प्रश्न है, केह न किंचिद आचरित, किनसे कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो सद्भी मतलब सज्जन लोगों से कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, कैसे भी आचरण या कैसे भी मेलजोल नहीं रखना चाहिए। कि असद्भी मतलब असज्जन लोगों से कैसा भी मेलजोल नहीं रखना चाहिए, कि मित्र से कि बंधु से। तो असद्भी न किंचित आचरित, देखो ऐसा लिखा है सद्भी वाला कि ना सद्भी किंचित आचरित, असज्जन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। 116 नंबर का प्रश्न है, असद्भी न किंचित आचरित, कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। 117 नंबर का प्रश्न है, लिखा है केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति मनोरथेन सुप्तेन उद्यमेन मुखेन। तो कैसे कार्य सिद्ध होते हैं, किससे कार्य सिद्ध होते हैं, तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनो। उद्यमेन, देखिए आइए श्लोक पढ़ लेते हैं। पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। तो केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो उद्यमेन से ही कार्य सिद्ध होते, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तीसरा वाला सही हो जाएगा, ना कि मनोरथ से, सोने से, मुख से। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से, ना कि सोने से, ना कि मुख से, बोलने से। फिर 118 नंबर का प्रश्न है, मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति। मित्र से क्या करके आप लोग, जना मतलब लोग, कदापि मतलब कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो मित्र से कलह करके कभी सुखी नहीं हो सकते, कि प्रयास करके, कि मित्र से मित्रता करके कभी सुखी नहीं हो सकते, कि मित्र से परिवर्जन करके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो मित्रण, इसमें श्लोक में लिखा है कलहम, लिखा है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन। मित्र से लड़ाई करके कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे लोग। तो लोग है जो मित्र से कलह करके, लड़ाई करके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो 118 नंबर का प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा पहला। 119 नंबर का प्रश्न है, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। मानवाः जन्तवः देवाः न कोऽपि। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से कौन तुष्यन्ति, कौन प्रसन्न होंगे, मानव होंगे कि जंतव होंगे कि देवा होंगे कि ना कोई भी नहीं होगा। तो प्रिय वाक्य वाला देख लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव। प्रिय वाक्य प्रदान होने से, देखो सर्वे तो लिखा नहीं कहीं भी, तो क्या लिखा है, जंतव लिखा है। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग प्रसन्न होंगे, जंतव मतलब सभी लोग प्रसन्न होंगे। फिर 120 नंबर का प्रश्न है, श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति। श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति। श्रेष्ठ पद का पर्याय क्या है, पर्यायवाची क्या है, गुरु है कि माता है कि पिता है कि उत्तम है। श्रेष्ठ है कि ये हम सब में श्रेष्ठ है, ये हम सब में उत्तम है। क्या है, उत्तम है। तो उत्तम इसका सही जवाब हो जाएगा, श्रेष्ठ मतलब उत्तम। 120 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा उत्तम। अगला देखते हैं, खत्म हो गए हैं ये। तो हमने 91 से 120-30 प्रश्न कर लिए हैं। ये सी टेट 2018 का पेपर 1 का, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में संस्कृत लिया था, उनका था ये पेपर। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इंग्लिश का कुछ लाएं। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक आप
सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद। और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सीटेट PYQs के नाम से, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। धन्यवाद। या आई बटन में आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। धन्यवाद।